शुभ्रा ने अपनी नजर झुका ली और एक गहरी सांस लेते हुए कुर्सी के पीछे अपने सर को टिका दिया। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो अपने अतीत में कहीं खो गई है। तुम याद करने की कोशिश करो शुभ्रा। क्या तुम्हें बचपन से ही पुरुषों से डर लगता है या बड़े होने के बाद तुम डरने लगी हो? डॉक्टर नीति ने अपने शब्दों को बल देते हुए कहा। शुभ्रा की आंखें अभी भी बंद थी। उसकी आवाज मानो किसी गहरे कुएं से आ रही शुभ्रा की आंखें अभी उसने बड़े धीमे शब्दों में उसकी अपनी आवाज बात कहनी शुरू की। किसी गहरे कुएं उस दिन जब मैं कॉलेज से आई तो मैंने देखा उसने बड़े कि धीमे घर पर कुछ लोग आए हुए हैं। बात कहनी मैंने किसी को भी नहीं पहचानती उस दिन जब मैं इसलिए मैं कॉलेज से सीधे आई अपने कमरे तो में मैंने चली गई। देखा कि घर पर तभी कुछ माँ लोग मेरे आए कमरे में आई और उसने बताया आए हुए कि थे। यह मैं लोग किसी मेरे को भी नाना नहीं जी और पहचानती थी, मेरे इसलिए मामा हैं। मैं मैं सीधे हैरान रह गई अपने कमरे में क्योंकि चली जब से मैंने होश तभी संभाला माँ था मेरे मैंने कमरे में कभी भी अपने ननिहाल और के रिश्तेदारों को उसने नहीं देखा कि था ये और लोग ना ही मेरे कभी नाना जी और अपने ननिहाल मेरे गई मामा थी। हैं। बस चिट्ठी के मैं जरिए इन हैरान रह सबसे गई माँ की बात क्योंकि होती थी। जब से मैंने लेकिन माँ होश नाना संभाला जी और मामा था जी मैंने कभी अचानक भी से इतने सालों अपने के बाद ननिहाल के हमारे घर रिश्ते कैसे को आए और नहीं फिर देखा इतने था सालों तक और ना इन्होंने ही कभी मैं कभी हमसे कोई अपने संबंध क्यों नहीं ननिहाल बनाया? गई थी। मैंने हैरान बस होते हुए अपनी चिट्ठी माँ के से जरिए पूछा। इन सब से देख माँ फिलहाल की तो बातें इन होती बातों थी, को बताने के लिए लेकिन मेरे माँ पास नाना वक्त जी नहीं है। और मामा बस जी तू अपनी पैकिंग अचानक कर से ले। इतने तेरी सालों नानी के की बाद तबीयत बहुत हमारे खराब घर है। कैसे आए और फिर किसी भी इतने पल सालों कुछ तक भी हो सकता उन्होंने है। कभी हमसे वह अपने कोई आखिरी समय संबंध में क्यों हम नहीं सबसे रखा? मिलना चाहती है। मैंने माँ के हैरान चेहरे होते पर हुए छाए हुए दुख अपनी और माँ से विषाद के भाव कहा, और बातों में देख चिंता की फिलहाल झलक तो इन देखकर बातों को मुझे कुछ और बताने के पूछने की लिए हिम्मत नहीं हुई। मेरे पास वक्त मैंने नहीं देखा है। ना जाने क्यों बस तुम पापा अपनी के चेहरे पर पैकिंग कर लो। गंभीरता छाई तेरी हुई थी। नानी की उनके तबीयत व्यवहार बहुत से यह खराब है, स्पष्ट हो रहा था किसी भी कि पल उन्हें कुछ भी अपने बीवी हो बच्चों को सकता है। भेजना बिल्कुल अच्छा नहीं लग वह रहा था। अपने आखिरी समय लेकिन में हालत हम और सबसे मजबूरी मिलना देखकर चाहती है। वह खामोश थे। माँ के और चेहरे फिर पर रात के छाए हुए चैन से दुख मैं और माँ विषाद और के हम भाव दोनों नाना जी के साथ उनके घर के लिए निकल गए। वहाँ जाकर देखा सचमुच नानी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रही है। अपनी बेटी और नवासों को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो मुझे हुए दिए में फिर से तेल पड़ गया हो। माँ भी नानी के गले से लगकर काफी देर तक रोती रही और फिर 2 दिन के बाद उनका देहांत हो गया। मैं किसी भी को भी नहीं जानती थी न पहचानती। मेरे लिए यहाँ के लोग और यह जगह दोनों ही अजनबी थे। नाना जी की 13वीं सारे रिश्तेदार आए थे। हम सबको देखकर सभी आश्चर्यचकित थे और वही मुझे उन सब की बात से पता चल कि मेरी माँ की शादी में किसी बात पर मेरे दादाजी और नाना जी की कहासुनी हो गई थी। दादाजी ने इसे अपना अपमान समझकर अपने बेटे को अपनी सौगात देते हुए आदेश दिया था कि आज के बाद ना तो तुम यहाँ पर पैर रखोगे और ना कोई संबंध रखोगे। और इस तरह पापा ने तो अपने पिता का वचन निभा दिया, लेकिन माँ से उनका मायका छूट गया। बस चिट्ठियों के माध्यम से बातें हुआ करती थी। लोगों के बहुत कहे जाने पर पापा नानी की 13वीं में आ तो गए, लेकिन फिर काम खत्म होते ही वे वापस लौट गए। वह तो हमें भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन माहौल देखते हुए उन्हें यह उचित नहीं लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने माँ को सख्त ताकीद दी कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए और वो खुद वापस लौट गए। जहाँ एक तरफ माँ को नानी की मौत का दुख था, वहीं दूसरी ओर इस बात की बहुत खुशी थी कि एक युग के बाद उन्हें अपने मायके में रहने का मौका मिला है। पापा वापस लौट गए और मैं माँ के साथ वहीं रह गई। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार वापस लौट गए थे। गर्मियों के दिन थे। घर के लगभग सारे लोग छत पर अपना बिस्तर लगाकर सो रहे थे। मुझे खुली जगह पर नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं नीचे कमरे में ही सो गई। गर्मियों के दिन थे। घर के आंगन में हर श्रृंगार और मोगरा के ढेर सारे पौधे लगे हुए थे। उनकी भीनी भीनी खुशबू चारों ओर फैल रही थी। मैंने सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी माँ मेरे कमरे में आई।
और बोली, अगर तुझे अकेले मुझे डर लगता है तो मैं यहाँ तेरे साथ सो जाऊंगी। नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, जाइए ऊपर, सभी लोग इकट्ठे होकर गप्पे मार रहे हैं, आप भी बातें कीजिए। मैं ठीक हूँ, मैंने माँ के आश्चर्य करते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहती थी माँ जितने भी दिन यहाँ पर है वो अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ जी भर के एंजॉय करे, क्योंकि क्या पता इसके बाद पापा दोबारा फिर कभी आने दे या ना आने दे। यही सोचकर मैंने उन्हें अपने साथ सोने को मना कर दिया। मेरी बात सुनकर माँ ने अपने सर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी खुले में नहीं नींद आती। मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं तेरे कमरे में आकर सो जाऊंगी। दरवाजे में कुंडी मत लगाना। इतना कहकर माँ ऊपर छत पर चली गई और मैं सोने की कोशिश करने लगी। नई जगह होने के कारण मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक नींद नहीं आई तो हार कर मैंने एक नॉवेल उठाया और पढ़ने लगी। नॉवेल पढ़ते पढ़ते न जाने मेरी आँख लग गई, मुझे पता भी नहीं चला। तभी अचानक से कमरे के बाहर एक आहट हुई। मैंने सोचा शायद माँ वापस लौट आई है। यह सोचकर मैंने आंखें बंद की करवट बदली और नींद की आगोश में चली गई। लेकिन थोड़ी देर से बाद ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कमरे में माँ नहीं बल्कि और कोई था जो मेरे ऊपर झुका हुआ था। मेरे जिस्म को तो दबोचने की कोशिश कर रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने मेरे मुंह की पूरी तरह दबा दिया। मैं पूरी तरह झटपटा रही थी और वो जो भी था उसने हाथ मेरे शरीर पर इधर उधर फेरने रखते हुए थे। कमरे में अंधेरा था, बाहर आंगन में लाइट चल रही थी, इसकी हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन खिड़की पर लगे पर्दे के कारण कुछ जगह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि वह शख्स अकेला नहीं है बल्कि कमरे में और भी कोई है। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही घुट रही थी। उस विपत्ति की घड़ी में मुझे जितने भी भगवान के नाम याद, फिर मैंने उसको याद कर लिया। मैंने मन ही मन मना रही थी कि काश मैं छत से उतरकर कमरे में आ जाए। लेकिन शेष कहानी अगले भाग में। क्या शुभ्रा अपने आप को बचा पाएगी? कौन थे वो लोग जो उसके साथ रंगीन करने पर उतारू थे? जानने के लिए पढ़ते रहें इसका अगला भाग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगले पार्ट में देखेंगे क्या होता है शुभ्रा के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।